हाय एवरीवन, वेलकम JKCSE। होपफुली आप सब ठीक होंगे। कल के लेक्चर में आपने बहुत प्यार दिया और कुछ सजेशंस भी दी। कल थोड़ी वॉइस का इशू आ रहा था, हमने ठीक करने की कोशिश की है और होपफुली 1-2 दिन में और अच्छा हो जाएगा। अब हमारा क्या है, यहाँ पे एजेंडा क्या है, हमने करंट अफेयर कंप्लीट करना है 2024 के इसके प्रीलिम्स के लिए। मई से लेके अक्टूबर तक ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं हम। उसके बाद आपको इस लेक्चर की PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और डेली एक लेक्चर जो है आपके यूट्यूब पे आ जाएगा। शेड्यूल आप लोगों को पता है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इंस्टेबिलिटी इन इंडियाज़ नेबरहुड। ये बेसिकली मेंस का टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स का नहीं है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो रेल लिंक्स हैं, ये जो कनेक्टिविटी जो ये बने हुए हैं, ये कहाँ पर है। तो अगर अखूरा अगरतला रेल लिंक और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लिंक, तो जो जैसे ये अगरतला और ये है, ये बांग्लादेश में बन रहे हैं और इंडिया के साथ एक आध जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे ये वाला जो है अगरतला अखूरा रेल लिंक, तो यहाँ पे ये इंडिया के त्रिपुरा में अगरतला के साथ कनेक्ट हो रहा है और हम इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इससे हमारा फ़ायदा क्या है, हमारी जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, वो हमारी बच जाएगी, क्योंकि अगर इंडिया में यहाँ से हमें नॉर्थ ईस्ट जाना है तो यहाँ से इतना लंबा रूट पड़ता है। तो इसमें जब हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, उसके थ्रू से ये होगा कि इंडिया के साथ भी कनेक्टिविटी जुड़ रही है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो आपको ये याद रखने हैं ये कहाँ पर है और ये वाला जो है इसका फ़ायदा क्या है वो तो आपको पता ही है। मेन प्रीलिम्स में ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। लेट्स मूव टू सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में इतना ही था जितना मुझे समझ आया। दूसरी चीज़ जो है, सेकंड टॉपिक है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या होता है। ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो ह्यूमैनिटेरियन रीजंस दे के ये चीज़ कहता है कि जो भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है, कहीं पे वॉर है यहाँ या फिर जहाँ पे भी ऐसी कोई चीज़ है, उसका इफ़ेक्ट हमें कम करना है। और वहाँ पे जो इनोसेंट लोग हैं, जो उस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है या फिर जो इनकेपेबल ऑफ फाइट हैं, उनको हमें बचाना है। कैसे बचाना है, मतलब किसी को टॉर्चर नहीं करना, अननेसेसरी किलिंग्स जो होती हैं, उन चीज़ों के खिलाफ ये चीज़ है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो होता है ये होता है, ये एक फ्रेमवर्क ऐसे ही ओवरऑल है, इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। तो इसका लीगल बेसिस क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि हमें दो चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं लाना है। सबसे पहला जो है वो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो एक्सक्लूसिवली आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के लिए ही रिलेटेड है, जहाँ पे वॉर वगैरह चल रही होगी वहाँ रिलेटेड है। तो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जो है वो पीस टाइम या फिर आर्म कन्फ्लिक्ट के टाइम कभी भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से इसके मतलब से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहा है। तो जो हमारे फंडामेंटल बेसिक राइट्स हैं, जो हमारे जीने का हक है या फिर ऐसी चीज़ें हैं, पानी हमें चाहिए, जो ऐसी चीज़ें हैं, ये उसके साथ डील करता है। और जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो कन्फ्लिक्ट के साथ डील करता है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जिनेवा कन्वेंशन जो है उसकी 75th एनिवर्सरी है। 2024 में हमने 75th एनिवर्सरी जो है जिनेवा कन्वेंशन की है। जिनेवा कन्वेंशन बना कब था? बना था 1949 में। जिनेवा कन्वेंशन जो है वो एक सीरीज़ ऑफ ट्रीटी थी, तो उसमें 4 ट्रीटीज़ हुई थी। ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन जो है इज़ अ सीरीज़ ऑफ ट्रीटी ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड सोल्जर्स। तो किस तरीके से हमें सिविलियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर और सोल्जर्स के साथ ट्रीट करना है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट या वॉर के दौरान में। और सिविलियंस और प्रिजनर्स ऑफ वॉर और सोल्जर्स कौन? जो उस लड़ाई में शामिल नहीं है, आउटसाइड द वॉर है या फिर इनकेपेबल ऑफ फाइटिंग है। तो सोल्जर्स अगर आपका डायरेक्ट वॉर चल रही है, कॉम्बैट चल रहा है, तो फिर उसमें तो होता ही है। लेकिन अगर कोई इनकेपेबल है, जो फाइट नहीं कर सकता, या फिर जो जिसको आपने बंदी बना लिया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उसके साथ जो है ये कन्वेंशन वहाँ पे भी अप्लाई होती है, या फिर सिविलियन। अब इस कन्वेंशन में क्या है कि आप किसी को टॉर्चर नहीं करेंगे, एट्रॉसिटीज़ नहीं करेंगे अननेसेसरी। जो कॉम्बैट चल रहा है, आपकी लड़ाई हो रही है, वो तो आप डायरेक्ट करोगे उनके साथ जिनके साथ चल रही है। लेकिन सिविलियंस को, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, जो इनकेपेबल है, जो लड़ नहीं सकते हैं, जो निहत्ते हैं, उनको आप अननेसेसरी टॉर्चर और एट्रॉसिटीज़ नहीं करोगे। अब हमने काफ़ी बार सुना होगा, हमारे सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे चलता रहता है ये चीज़ कि बड़े सारे लीडर्स बोलते हैं कि जिनेवा, अकॉर्डिंग टू जिनेवा कन्वेंशन, और पाकिस्तान और इंडिया के जब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसमें भी ये बात चलती है, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, कि अकॉर्डिंग टू जिनेवा कन्वेंशन की वायलेशन है ये। तो यही चीज़ है कि किस तरीके से ट्रीट करना है
सिविलियंस को, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को और सोल्जर्स को। लेट्स मूव। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया कि 4 जेनीवा कन्वेंशंस इसमें 4 हुई थी, इसमें ट्रीटीज़ हुई थी, ये है, और 3 प्रोटोकॉल थे। अच्छा, यही जो है मैं बता रहा था कि काफ़ी सारे लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ का मतलब यही है कि जब आप आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के रिलेटेड कोई भी लॉ होगा वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है। तो जेनीवा एक है और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो जिसमें से 3-4 हम और पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। जो जेनीवा है इसको हम कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और कॉर्नर स्टोन भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। उसके बाद ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और रेटिफाइड है। लेट्स मूव। अच्छा, कहाँ अप्लाई होती है? कहीं पे भी जहाँ पे वॉर हो, जहाँ पे आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो नेशंस के बीच में, या फिर किसी नेशन ने जो है किसी एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसके सोल्जर्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये मैटर नहीं करता कि दूसरे जो है वो रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं भी हो रहा तो वहाँ पे भी ये अप्लाई होगा। अब कुछ ट्रीटीज़ हम पढ़ते हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉ के रिलेटेड ही हैं, वो हम देखते हैं किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन लॉ के रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे पहले 1954 में होग कन्वेंशन आई थी। ये किसके रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल प्रॉपर्टीज़। अगर मोनूमेंट है कोई या फिर ऐसी चीज़ें हैं, उस ड्यूरिंग वॉर हमने ये कन्वेंशन में बोला कि आप उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट 1972 में आई थी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। अब ये देख लेते हैं सबसे पहले बायोलॉजिकल वेपन होता क्या है। बायोलॉजिकल वेपन्स या फिर टॉक्सिक वेपन्स वो होते हैं जिसमें या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी, बैक्टीरिया और वायरस, या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाए, उनको रिलीज़ किया जाए डेलिबरेटली, जानबूझ के, कि हम या तो कोई डिजीज़ फैला सकें या फिर डेथ जो है डेथ कर सकें ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स में। मतलब कोई भी बंदा अगर कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके और उसके इंटेंशन ये हो, डेलिबरेटली वो ये चीज़ चाहे कि मैं अगले बंदे को हार्म करना है, तो वो बायोलॉजिकल वेपन होता है, ठीक है। तो कंट्रीज़ भी काफ़ी सारी जो हैं वो यूज़ करती हैं ये चीज़। अब थ्योरीज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, हर चीज़ एग्जैक्टली पता नहीं होती कि की थी या नहीं की थी, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज ऐसी चलती हैं कि इस कंट्री ने ऐसा वायरस बना के दूसरी कंट्री में फैला दिया ताकि वहाँ पे इफेक्ट पड़े। ये मतलब तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें ट्रीटी में हमने बोला क्या कि जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनको हम प्रोहिबिट करेंगे। तो ये फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जो बैन करती है इंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो बायोलॉजिकल वेपन ऑब्वियसली अगर मैं वायरस जैसे कोरोना डाल के कंट्री में भेज दूँ तो वो मास डिस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो वैसी ये फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जो कहती है, जो बैन करती है एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेट्स मूव। 1993 में केमिकल वेपन कन्वेंशन थी, तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल जाता है किसके रिलेटेड है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दुनिया की पहली मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट है जो प्रोवाइड करता है कि हमने एलिमिनेट करना है एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विद इन अ टाइम फ्रेम। यहाँ पे कैच टाइम फ्रेम है, इस तरीके से ये वर्ल्ड है, ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में। इसके बाद रोम स्टैट्यू आया। ये किसके रिलेटेड है? इसके थ्रू हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल भी है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इसमें जो अलग अलग नेशंस की गवर्नमेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उसने इसको रेटिफाई किया हुआ है, उससे इसको वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। कहाँ पर है ये? नेदरलैंड्स में, हॉग में, ठीक है। ये जो है ये फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है, परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जिसकी जुरिस्डिक्शन ये है कि वो प्रोसिक्यूट कर सकती है इंडिविजुअल को, ठीक है। फर्स्ट और ओनली इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट है जो प्रोसिक्यूट कर सकता है, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो कहीं पे भी प्रोसिक्यूट कर सकती है इंडिविजुअल को फॉर द इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो थी मैंने सारी ढूंढ के दे दी हैं। आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। अब यहाँ पे एक जिक्र आया था यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। यूनाइटेड नेशन की 6 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गन्स हैं,
उस ऑर्गन में से एक ये भी है। इसका काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना इसका काम है। दूसरा, ये यूएन की ओनली बॉडी है जिसकी जो रेजोल्यूशन है वो बाइंडिंग होते हैं मेंबर स्टेट्स पे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी कंपोजिशन क्या रहती है? इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो जो 5 परमानेंट है पहले उनके नाम देख लेते हैं। 5 परमानेंट को P5 भी कहते हैं, बिग 5 भी कहते हैं, जिसमें एक चाइना है, एक फ्रांस है, एक यूएस है, एक रशिया है और एक यूके है। उसके बाद जो इसके 10 मेंबर जो है वो नॉन परमानेंट है, वो कौन से बेसिस पे आते हैं? तो उनको हम इलेक्ट करते हैं। कितने साल के लिए इलेक्ट करते हैं? 2 साल के लिए करते हैं। अब कहाँ से कितनी कंट्रीज इलेक्ट करनी है ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कोटा रखा है। तो अफ्रीका से 3 आएंगी, एशिया पैसिफिक से 2 आएंगी, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 2 आएंगी, ईस्टर्न यूरोप से 1 आएगी, वेस्टर्न यूरोप से 2 कंट्रीज आएंगी। इंडिया का क्या है इसमें एफर्ट्स, क्या है इंडिया के इंटरनेशनल के लिए, हमारा इनिशिएटिव्स क्या है, हमारी इंटेंशंस क्या है? तो आर्टिकल 51 जो डीपीएसपी का, तो वो तो कहता ही है कि जो स्टेट है वो प्रमोट करेगी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और वो रिस्पेक्ट करेंगे इंटरनेशनल लॉ को, और ट्रीटी जो है वो उनकी ऑब्लिगेशंस वगैरह उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे हम लोग। दूसरा ऊपर था कि ये पीस और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे। तो किसके थ्रू करेंगे? एक पीस कीपिंग फोर्स होती है जो इनके पास एक परमानेंट स्टैंडिंग फोर्स रहती है, जिसमें जितनी कंट्रियां हैं वो सब अपना कुछ पार्टिसिपेशन देती हैं, अपने कुछ आर्म फोर्स के लोग देते हैं। तो इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो कहीं पे भी किसी जगह पे भी कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ पे भेजा जाता है कि आप जाके वहाँ पे कंट्रोल करो। लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 24th सबमिट हुई है, 24th सबमिट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, कहाँ पे हुई है? अस्ताना कज़ाकिस्तान में हुई है। यहाँ पे एक अस्ताना डिक्लेरेशन हुई है। तो इसके अंदर कुछ जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है, वही सिक्योरिटी इकॉनमी बढ़ाएंगे, यही चीज़ें करेंगे। तो आपको बस यही याद रखना है, अस्ताना डिक्लेरेशन किसके रिलेटेड है? SCO के रिलेटेड है। क्या टाइटल था, थीम क्या था इस बार का? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग, स्ट्राइविंग टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है UN सेक्रेटरी ने जो है इसको अटेंड किया था। अब इसका आउटकम क्या था? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको ये पता होना चाहिए। द प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन इन द काउंटरिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म फॉर 2025-2027 जो है इसके रिलेटेड है। नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ गई, बेलारूस जो है वो 10वीं कंट्री बनी है जिसने SCO को ज्वाइन किया है। अच्छा, बेलारूस जो है वो पहली एक्सक्लूसिवली यूरोपियन कंट्री होगी जिसने SCO को ज्वाइन किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब थोड़ा सा इसका पढ़ते हैं कि कब बना था, मेंबर्स क्या है और इसके क्या गोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये शंघाई सबमिट हुई थी 2001 में, जिसमें रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो बेसिकली सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज़ प्लस चाइना प्लस रशिया। तो इनने 2001 में शंघाई सबमिट हुई थी, वहाँ पे इस बॉडी का ओरिजिनेशन है। ठीक है, वहाँ पे इस बॉडी को बनाया गया, वहीं पे ये फाउंड की गई है। तो ये तो आपको याद रखने हैं, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये फाउंडिंग मेंबर हैं, मतलब मेंबर भी हैं। इसके अलावा और कौन मेंबर है? इंडिया मेंबर है, पाकिस्तान मेंबर है, ईरान मेंबर है, बेलारूस मेंबर है। ईरान पिछले साल बना था, बेलारूस इस साल बना है। 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो ये मेंबर्स याद रख लेना, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले एक काउंसिल होती है हेड ऑफ स्टेट्स की, जो अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। दूसरी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट होती है, ये सेकंड लेवल पे आ गई। उसके बाद इसकी 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं, एक सेक्रेटरीट है बीजिंग में चाइना में, और एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है रैट्स, कहाँ पर है? ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में। इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं?
कि सिक्योरिटी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, बॉर्डर के इशू जो हैं वो रिजॉल्व करने हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ आपको पता है, टेररिज्म वगैरह को देखना है। उसके बाद मिलिट्री कोऑपरेशन करनी है, इंटेलिजेंस जो आपके पास है वो शेयर करनी है, आपको टेररिज्म को काउंटर करना है, प्लस आप कोऑपरेट करोगे एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन में। तो वही जो हर जगह पे होता है वैसा ही है। 23% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट यहीं से आता है और 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में है। ऑर्गेनाइजेशन में 42% वर्ल्ड और पॉपुलेशन सीधी तो नहीं आएगी, मतलब कंट्री जो है वो रिप्रेजेंट करती है, वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है। अच्छा, ये है कि अफ़गानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप अगर पूछ लें तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वो SCO ने बनाया था 2005 में। तो किसके रिलेटेड है अफ़गानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप? SCO के रिलेटेड है। लेट्स मूव। SCO के कुछ इनिशिएटिव जो इंडिया ने लिए हैं, एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप बनाया है, एक सब ग्रुप बनाया है और एक फर्स्ट एवर SCO स्टार्टअप फोरम बनाया है और यंग साइंटिस्ट कन्क्लेव करती है इंडिया। 2017 में इंडिया ने जो है SCO को फुल टाइम मेंबर के स्टेटस से ज्वाइन किया था, मतलब फुल टाइम मेंबर जो था इंडिया वो 2017 में बना था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इंडिया रशिया रिलेशन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेसिकली सब मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 22 इंडिया रशिया एनुअल सबमिट हुई है, ये याद रखिएगा। दूसरा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जो है रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टल। तो बेसिकली ये मिला तो 2019 में था, लेकिन फिजिकली जाके इनने अभी लिया है। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो इंडिया रशिया रिलेशन के बीच में है, 1971 में हमने ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की थी। उसके बाद 1975 में हमारा जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्टा, वो सोवियत लॉन्च व्हीकल सोयूज से हमने लॉन्च किया था। अगली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में है। 1993 में फिर से हमने ट्रीटी साइन की थी फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की। 2021 में इंडिया और रशिया का फर्स्ट 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर थे, मतलब इंडिया से 2 मिनिस्टर प्लस रशिया से 2 मिनिस्टर, तो 2+2। नेक्स्ट हमें कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स देखने हैं। सबसे पहला जो है वो ये है, हमारा जो मैरीटाइम जो ओशन के थ्रू जाता है, कनेक्टिविटी चाइना और रशिया को कनेक्ट करता है। दूसरा जो है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो आपको नाम पता चल गया, चेन्नई व्लादिवोस्तोक सी लिंक, इसके जो भी प्रोनाउंसिएशन है। दूसरी चीज़ जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इंडिया में जाएगा, फिर ईरान में, फिर अज़रबैजान में, फिर रशिया में। तो ट्रेडिशनली तो हम यहाँ से जाते थे, अब यहाँ से हमने किया है, ये बना रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट थी, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट थी और जो टाइम था, वो दोनों बचेंगे। कुछ मेंबर स्टेट्स हैं, ये आप देख लीजिएगा कि क्या कौन कौन सी मेंबर स्टेट्स इसके अंदर है। PDF में चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। लेट्स मूव। अच्छा, इंडिया और रशिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है इंदिरा एक्सरसाइजेज। इंडिया और रशिया के बीच की जो एक्सरसाइज है उसका बोलते हैं इंदिरा एक्सरसाइज, ठीक है। अब काटसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, तो ये एक अमेरिका का एक्ट है जिसमें वो सैंक्शंस लगाते हैं जो भी उनके एडवर्सरीज होते हैं, जिनके साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं होते। तो सबसे पहले ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया पे इनने सैंक्शंस लगाए इस एक्ट के थ्रू। लेट्स मूव। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा इंडिया यूनाइटेड किंगडम का है। उसमें बस आपको ये याद रखना है कि यूके इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है। ऑब्वियसली उसमें क्या है कि हम कोऑपरेशन करेंगे किस चीज़ में, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में। तो बस आपको ये याद रखना है, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, अजेया वॉरियर, कोनकन और कोबरा वॉरियर। तो ये याद रखनी है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज हमारी कौन कौन सी हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट, इंडिया जो है वो यूके का 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। नेक्स्ट चीज़, यूके जो है वो 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में। तो कल हमने पढ़ा था 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर, वो आप बताएं कौन सा है। तो 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर ये है। लेट्स मूव। 2 टर्म है, इंपॉर्टेंट है, एक है डार्क शिपिंग, दूसरी है ग्रे शिपिंग। तो ग्रे शिपिंग तो जो मिलिट्री वेसल्स होती हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं, ये इसको हम कहते हैं ग्रे शिपिंग। डार्क शिपिंग वो होती है कि हर जो शिप्स होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स पे एक सिस्टम होता है
ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिससे ट्रैकिंग वगैरह होती है, पता चलती है क्या शिप है क्या नहीं है। तो जो शिप्स इनको ऑफ कर देती हैं तो ऑब्वियसली वो इसलिए करती है ताकि वो मॉनिटर ना हो सके, ट्रैक ना हो सके। तो रीज़न यही हो सकता है कि कुछ ज़्यादातर वो जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में होते हैं। तो जो ये प्रोसेस होता है जिसमें ये अपने आप को अनमॉनिटर्ड रखती है, अवॉइड करती है ट्रैकिंग को इस सिस्टम को ऑफ करने के बाद, तो इसको हम डार्क शिपिंग ही कहते हैं। लेट्स मूव। अच्छा, एक ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है। ट्रिप्स जो है उसका मतलब देख लेते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी है, जब भी कोई चीज़ बनाता है या फिर ट्रेड वगैरह के लिए जो भी कोई चीज़ करता है तो उसमें अपनी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे देता है कि भाई ये चीज़ मैंने बनाई है, इस पर मेरे राइट्स हैं। तो ये जो चीज़ है इसके लिए एक WTO में एग्रीमेंट बना था। ये ट्रिप्स हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तो WTO में आपको बस याद रखना है कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ये WTO का है। लेट्स मूव। अब हमें पढ़ना है इंडिया पैसिफिक आइलैंड नेशन रिलेशंस। ठीक है, तो हमने बेसिकली इसकी ज़्यादातर मैपिंग पे फोकस करना है, इंडिया पैसिफिक नेशंस को देखना है। तो जो पैसिफिक आइलैंड में नेशंस हैं उनको 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है बेसिकली। सबसे पहले है माइक्रोनेशिया, फिर आता है मिलीनेशिया, फिर आता है पॉलिनेशिया। तो ये ग्रुप्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे और आइलैंड्स हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल जो डेट लाइन जो होती है वो भी यहीं से क्रॉस होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसी तरीके की रहती है, कवर कर लेती है, ऐसे ही जाती है वो। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका कंटेक्स्ट ये है कि जो पापुआ न्यू गिनी है यहाँ पे डिज़ास्टर काफ़ी ज़्यादा आया था, तो इंडिया ने क्या कहते हैं अपनी हेल्प की थी। तो पापुआ न्यू गिनी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 जो है इंडियन पॉपुलेशन ही है, इंडियन ओरिजिन के ही लोग हैं। और दूसरा, ये लार्जेस्ट नेशन है इंडिया पैसिफिक में जो है पॉपुलेशन और लैंड मास के बेसिस पे। नेक्स्ट, इंडिया पैसिफिक का क्या कहते हैं, एक पार्टनरशिप है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन पार्टनरशिप। तो अब थोड़ा इसका देख लेते हैं। 2014 में बनी थी, मल्टीनेशनल ग्रुपिंग है, मतलब बहुत सारे नेशंस हैं इसमें। तो इंडिया प्लस 14 पैसिफिक आइलैंड्स है इसमें। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही पार्ट है जो हमने देखा था। और अब देख लेंगे कौन कौन से नेशंस इसमें आते हैं। इसकी 3rd समिट 2023 में हुई थी, पापुआ न्यू गिनी में ही हुई थी। ये वाले आपको देख लेने, ये आइलैंड नेशंस जो है इनके साथ इंडिया ने मिलके FIPIC जो है ये वाला फॉरम बनाया था, 2014 में बनाया ये। दूसरा, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव 2019 में हमने लिया था। उसमें हमारा यही चीज़ थी कि हम जो मैरीटाइम जो पैसिफिक एरिया है, जो पैसिफिक ओशन वाला एरिया है, वहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, कंजर्व करेंगे, सस्टेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, एक फ़ंड बनाया गया है जिसमें हमारा जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि हम असिस्टेंस दें। किसको असिस्टेंस देनी है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ LDCs को और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को। लेट्स मूव। नेक्स्ट, वेस्टर्न इंडियन ओशन। इंडियन ओशन आपको पता है, यहाँ पे इंडिया आ जाएगा तो उसके वेस्ट में जो होगा सारा यही होगा। कंट्रीज़ आपको देख लेनी चाहिए, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोज़म्बिक आ गया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद कुछ आइलैंड है, मदागास्कर, कोमोरोस, सिचल्स, उसके बाद मॉरिशस और रीयूनियन आइलैंड। तो ये रीयूनियन आइलैंड है, प्लस इसमें मायोटी है। ये जो है ये फ्रेंच टेरिटरीज़ हैं। तो फ्रेंच कहाँ पर है और ये उनकी टेरिटरीज़ हैं। ये चीज़ देख लीजिएगा, मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। प्लस ये सोमालिया आता है, उसके बाद यहाँ से ये इंडियन ओशन का ही रीजन आता है। यहाँ पे आपका यमन आ गया, या सऊदी अरब आ गया, ये सोमालिया वाला एरिया आ गया, यहाँ दूसरी कंट्रीज़ आ गई, यहाँ पे रेड सी आ गई, यहाँ पे स्विस कैनाल आ गया। तो ये जो गल्फ़ है इसको बोलते हैं हम गल्फ़ ऑफ एडन, यहाँ पे आई थिंक दिया है मैंने। तो ये गल्फ़ ऑफ एडन, ये यमन, सऊदी अरेबिया, ये सोमालिया वाला, यहाँ यूथोपिया आ गया, अर्टिया आ गया, सूडान आ गया, यहाँ पे रेड सी आ गया, ऊपर आ गया स्विस कैनाल, गल्फ़ ऑफ एडन। और जो ये वाला जो है इसको बोलते हैं बाबल मंदेब। ये इंडियन ओशन आ गया, वेस्टर्न इंडियन ओशन आ गया। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, इंडिया और वेस्टर्न इंडियन ओशन के जो बीच में कुछ एंगेजमेंट्स हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये बेसिकली क्या है कि जब कोविड-19 आया था तो वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में जो कंट्रीज़ थी तो उनकी हमने मेडिकल असिस्टेंस दी थी, वहाँ पे फूड वगैरह दिया था। कोविड-19 के दौरान में हमने वहाँ पे उनको वैक्सीन्स दी थी।
तो उसी के रिलेटेड ये है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है जिसमें 17 अफ्रीकन नेशंस होते हैं प्लस इंडिया। उस एक्सरसाइज का नाम इम्पॉर्टेंट है एफिंडेक्स 19। एफिंडेक्स 19, तो इसका नाम पढ़ लीजिए, अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, एफिंडेक्स 19। उसके बाद एक सेंटर है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, तो ये इंडिया में ही है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एक्सचेंज करें, बाकी सब कंट्रीज़ के साथ बांटें ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी मेंटेन रहे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूएन लेड कॉन्फ्रेंस ऑन अफ़गानिस्तान। कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी? दोहा में हुई थी। तो 25 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें से इंडिया भी एक है। इसका फोकस क्या है? इसका फोकस ये है कि हमने तरीके ढूंढने हैं किस तरीके से हम अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनकी लाइफ अच्छी कर सकें तालिबान रूल के अंदर। मतलब तालिबान रूल के अंदर ये नहीं है कि हम अपोजिशन कर रहे हैं तालिबान की, लेकिन हम तालिबान को अलाउ भी कर रहे हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करो और अफ़गानिस्तान के सोल रिप्रेजेंटेटिव बन के आओ और आप भी बताओ कैसे हमने इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ इनिशिएटिव जो इससे पहले लिए गए हैं इस चीज़ के लिए, वो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफ़गानिस्तान और मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन, ये 2 चीज़ की गई हैं। उसके बाद ये हमें कंसर्न क्यों करता है? क्योंकि जब तालिबान आया तो हमारे कुछ एप्रीहेंशंस आए थे कि कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो इनसे अफेक्ट होंगे। तो वो कैसे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे वो देखते हैं। सबसे पहला तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, जिसको तापी पाइपलाइन बोलते हैं। ये गैस पाइपलाइन है, ये गैस पाइपलाइन है। इसका रूट ये रहेगा। पहला तो ये था, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए इसके लिए। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक डेथ क्रिसेंट, यहाँ पे एक टर्म थी वो इंपॉर्टेंट सी बतानी। तो इंडिया जो है वो सैंडविच बन के रह गया है एक डेथ क्रिसेंट के बीच में और डेथ ट्रायंगल के बीच में। तो ये जो 2 एरियाज़ हैं, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नारकोटिक्स या फिर ड्रग्स जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जहाँ से ट्रैफिक किया जाता है। ड्रग्स जो हैं वो यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आगे पीछे और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो इंडिया इसके बीच में फंस गया और हमने बीच में देखा भी होगा कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है इससे। 90% ऑफ जो स्पेसिफिक ड्रग्स यहाँ पे मिलते हैं, डिमांड जो है वो यहीं से ही मीट होती है। मतलब जो ड्रग्स जो यहाँ पे मिलते हैं तो 90% यहीं से आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने तालिबान को जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। एक चीज़ और है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन स्कॉलरशिप स्कीम जो हमने एक अफ़गानिस्तान स्टूडेंट्स के लिए निकाली है, अफ़गानी स्टूडेंट्स के लिए निकाली है। चाबार पोर्ट, इसका मैं नेक्स्ट में आपको मैप दिखा दूंगा। ऑल्दो आप अगर इसको पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम ये पोर्ट डेवलप कर रहे थे, तो अब इस पोर्ट में क्या कहते हैं, हिंड्रेंसेस वगैरह आ गई हैं, तो उस चीज़ को वो चीज़ हमें कंसर्न कर रही है। लेकिन नेक्स्ट वाले में आपको लेक्चर में इसका मैप भी दिखा दूंगा। लेट्स मूव मेरकोसुर, ठीक है। मेरकोसुर एक लैटिन वर्ड है, लैटिन अमेरिका जो है वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें 1991 में बनी थी। किस किस ने बनाई थी? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे और यूरुग्वे, इनने बनाई थी। रिसेंटली जो है बोलिविया ने ज्वाइन किया है और वेनेजुला भी इसका पार्टनर है पहले से है। तो रिसेंटली जो है बोलिविया ने किया है, उससे पहले जो था वेनेजुला था। वेनेजुला जो है वो सस्पेंडेड है। किस लिए है? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड, सर्विस, कैपिटल और पीपल जो है इन 4 कंट्रीज़ में जो है इनकी फ्री मूवमेंट रहेगी। इंडिया का इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है कि इंडिया ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है हमने इनके साथ पहले से। नेक्स्ट, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जिसमें मतलब कुछ कंट्रीज़ मिल के हम मैरीटाइम सिक्योरिटी करते हैं। जो ओशन में जो है वहाँ पे सिक्योरिटी करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं पोल्यूशन ना हो। और दूसरा हम ये चीज़ करते हैं कि सर्च और रेस्क्यू वगैरह जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी के रिलेटेड ये वाला है। अब इसकी जो ये है, इसकी ओरिजिनेशन जो थी, फॉर्म जो हुआ था 2011 में हुआ था और ट्रायलेटरल मैरीटाइम था। मतलब 3 कंट्री थी इसमें पहले, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ने मिलकर बनाया था। बाद में मॉरिशस ने ज्वाइन कर लिया और सेचलिस जो है इसका ऑब्जर्वर स्टेटस उसको मिला हुआ है। अब 5वीं कंट्री जो है वो बांग्लादेश बनी है इसमें। 5वीं कंट्री जो है वो बांग्लादेश बनी है इसमें। उसके बाद कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव पढ़ लिया, तो अब आ गया कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस जो है वो एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कंसल्टेशन करते हो, वहाँ पे आप डिस्कस करते हो। तो डिस्कस क्या करते हैं कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। ये देखते हैं कि स्किल्स वगैरह उस पर कैसे काम किया जाए। जो काम हो रहे हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे किस तरीके एथिकली जो है वहाँ पे रिक्रूट किया जाए।
तो ओवरऑल ये वर्कर के रिलेटेड ये वाली चीज़ है कोलंबो प्रोसेस। तो इंडिया ने इसकी जो है वो फर्स्ट मीटिंग जो है इंडिया ने अपनी जो इसकी जो कोलंबो प्रोसेस है इसकी अपनी फर्स्ट मीटिंग इंडिया ने होस्ट की है। इसमें वही प्रायोरिटी एरिया, स्किल्स और क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन प्रोसेसेस क्या रहेंगे, फर्स्ट एथिकल रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस हमने करनी है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएन का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है वो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता है इसको। नेक्स्ट, अच्छा, विपो जो है उसकी जो है पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट आई है, ठीक है, विपो पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट। उसमें चाइना का रैंक 1 है, इंडिया का रैंक 5 है। इसमें होता क्या है कि जो आप एआई के थ्रू कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उनको पेटेंट करवाते हो, तो सबसे ज़्यादा चाइना में वो पेटेंट हो रहा है, ठीक है, और इंडिया जो है 5वें नंबर पे उस पर। लेट्स मूव। यस, इंडिया तिब्बत रिलेशन पे कुछ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के ज़्यादा रिलेटेड है। बस आपको ये याद रखना है कि 2003 में जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने रिकॉग्नाइज़ किया था तिब्बत को एज अ रीजनल ऑटोनॉमस रीजन, बट उसने ये बोला था कि वो पार्ट जो है वो चाइना का ही है। बस इतना याद रखना है कि हमने इंडिया ने जो है वो बोला है कि तिब्बत जो है वो पार्ट चाइना का है लेकिन एक ऑटोनॉमस रीजन है। जन औषधि केंद्र हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आई थिंक दैट्स इट। ये भी हमने देख लिया है, ये चीज़ें हमने देख ली थी पहले, सारे कुछ नहीं है इसमें। ये देख लो कि इंडिया नेवीज आउटरीच इनिशिएटिव महासागर, तो जो सागर है उसी का ये है मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल। तो वही कहानी है कि हमने इंडियन ओशन में जो है वो सिक्योरिटी देनी है, उसके बाद ग्रोथ देखनी है सबकी, यही चीज़ें ये हमने पढ़ ली है। थैंक यू, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल जो है वो हम जून का लेक्चर ले आएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि कल दोनों लेक्चर कंबाइन करके डाल दूँ। उसके बाद हम पॉलिटी करेंगे। तो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।